गैर संवैधानिक है, ये संवैधानिक नहीं है। ये आरक्षण जो पहले दिया गया था वो सामाजिक और शैक्षिक और आर्थिक, ये 3 शब्द थे, और इसमें जो है सामाजिक को छोड़ दिया, केवल जो है आर्थिक को रखा। तो ये जो आर्थिक है, तो आर्थिक को कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है, उसको जो भाई उसकी मदद करना है तो वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन किसी को योग्यता और उसमें हम लाकर उसको आरक्षण में तौल दें तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी संख्या जिसकी 54% भागीदारी होनी चाहिए पिछड़े समाज की, उसको 27 आपने दिया, और जो इस देश में 15% था उसको आपने 51% दे दिया। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 और संविधान का लागू होना और संविधान पर बहस शुरू। बहस का दौर जैसे बढ़ता गया, देश में नई नई बातें सामने आती गईं। आपको याद होगा काका कालेकर कमीशन, ये 1950 और 55 के बीच की ही बात है, यानी कि संविधान के लागू होते ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद काका कालेकर की रिपोर्ट को खारिज करने के बाद फिर मंडल कमीशन सामने आता। मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन लागू नहीं हो सका, और ये बहस देश में दबे जुबान चलती रही। एक समय ऐसा आया जब केंद्र में बैठी बीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन को लागू करने का मन बनाया। देश की स्थिति क्या बनी मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे देश में मंडल कमीशन का विरोध हुआ, उसे लागू किए जाने का विरोध हुआ, और स्वर्ण जाति के लोग, विशेषकर आरक्षण विरोधी लोग या समाज में समानता के विरोधी लोगों ने सड़क पर उत्पात मचाया। ये सारी परिस्थितियां तो चलती रहीं, लेकिन आरक्षण भी चलता रहा। लेकिन आरक्षण चल रहा था या रेंग रहा था, आज जब हम 2021 की सुबह में सांस लेते हैं और तमाम क्षेत्रों का निरीक्षण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो पाते हैं कि आरक्षण की आवश्यकता आज भी जस की तस बरकरार है। जी हां, और बहस भी लगातार जारी है। कई संगठनों के द्वारा, कई दलों के द्वारा जातिगत जनगणना की बात हो, या कोटे को बढ़ाने की बात हो, या आरक्षण में पदोन्नति की बात हो, यानी कि जो नौकरियों में पदोन्नति की बात है वो हो, या निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात हो, या न्यायपालिका में आरक्षण की बात हो, बातें रुक नहीं रही हैं। आपको याद होगा 1994 के बाद डॉक्टर एम एजाज अली साहब ने जहां लगातार आर्टिकल 341 को लेकर पूरे देश में सड़क से लेकर सदन तक एक बड़ा माहौल खड़ा किया था और एक संवैधानिक बहस को जन्म दिया था, वहीं आपको यह भी नहीं भूलना है कि डॉक्टर उदित राज, जी हां, एक अफसर, रिटायर्ड पदाधिकारी है वो इनकम टैक्स के, और उन्होंने परिसंघ के बैनर तले निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग और नौकरियों में पदोन्नति और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर जो है बड़ी भीड़ को लेकर उतरे, और लगातार आवाजें उठती रही। कई भारत के अन्य संगठनों में महाराष्ट्र से आवाज उठी, साउथ के कई राज्यों से आवाज उठी, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में भी ये आवाजें उठती रही हैं। क्या है ये मामला? आरक्षण है क्या, और क्यों इस पर सकारात्मक बहस से सारे नेता कन्नी काटते हैं? क्यों एक बार इस देश में आरक्षण पर ईमानदारी से कोई बहस क्यों नहीं हो पा रही है? यह एक बड़ा सवाल है कि आरक्षण के कोटे को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियंत्रित भी किया जाता है और फिर खामोशी भी इख्तियार किया जाता है। मैं उस पर बाद में आऊंगा भी कि, लेकिन यह बहस तब जो है फिर जोर पकड़ने लगी जब 10% आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को मौजूदा सरकार, यानी मौजूदा केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने 10% आरक्षण की व्यवस्था की, और उस पर पूरे देश में सन्नाटा छा गया और न्यायपालिका में भी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैं इंदिरा साहनी का भी जिक्र करूंगा कि क्या हुआ, और 2007 में उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा लिए गए निर्णयों को किस तरह से केंद्र ने किस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन पहले आरक्षण के विषय में आप जानें, आरक्षण मूल रूप से भारत में सकारात्मक कार्रवाई की एक प्रणाली है जो शिक्षा, रोजगार,
राजनीति में ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को, वंचित समूहों शब्द पर आप ध्यान देंगे, वंचित समूहों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। भारतीय संविधान में प्रावधानों के आधार पर यह भारत सरकार को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए आरक्षित कोटा या सीटें निर्धारित करने की अनुमति देता है। ये इसको एकदम स्पष्ट समझेंगे, जो कि परीक्षा, नौकरी आदि में आवश्यक योग्यता, जो योग्यता आवश्यक होती है, जो रिक्वायरमेंट होता है, उससे कम करता है। लेकिन ये जो आरक्षण का उद्देश्य क्या है? आरक्षण का उद्देश्य इन समुदायों, कौन समुदाय? वंचित समूहों की बात कर रहा हूं, इन समुदायों के उत्थान के लिए था। आरक्षण का उद्देश्य इन समुदायों के उत्थान के लिए था। है क्या? उस पर भी वार्ता होनी चाहिए। लेकिन आरक्षण की मात्रा को, वो जो मात्रा समझ रहे हैं, 49.5 पर जो बातें चल रही थी, मैं उस पर आपसे बात करूंगा कि आरक्षण की उस मात्रा को कम करने की बात, आरक्षण की उस मात्रा को नियंत्रित करने की बात, आज उस मात्रा पर भी बहस चल रही है, जो नियंत्रित करने में सरकार की विफलता और सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही हैं, वो नीतियों की उचित समीक्षा के अभाव के कारण, नीतियों की भी समीक्षा होनी चाहिए, तो अभाव के कारण इसमें एक द्वंद्व है, एक पेच फंसा हुआ दिखता है और एक वर्ग विशेष के द्वारा लगातार यह आवाज उठ रही थी कि कम अंक लाने वाले एक वर्ग विशेष के लोग नौकरियों में चले जाते हैं और अधिक अंक लाकर एक वर्ग विशेष के छात्र नौकरियों से वंचित रहते हैं। क्या ये संविधान में फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है क्या? इस तरह की बातें उठती थी। सरकार में बैठे लोगों ने ईमानदारी से जनता के द्वारा, यानी कि स्वर्ण जातियों के द्वारा उठाए गए इन प्रश्नों का कभी उत्तर नहीं दिया। यह प्रश्न लगातार स्वर्ण जातियों और उनके संगठनों के द्वारा उठाया जाता रहा कि यह आरक्षण असंवैधानिक है, जबकि आरक्षण पूर्ण रूप से संवैधानिक है। वंचित समूहों को जो पूरा सेक्शन हाशिए पर है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए यह संवैधानिक एक व्यवस्था थी, जिसका उद्देश्य यह था कि उनको मुख्यधारा से जोड़ना है और प्रतिनिधित्व को माने बराबर लाना, एक इक्वल करना, सामाजिक बैलेंस, सोशल बैलेंस बनाने के लिए सामाजिक समानता का एक मंत्र है यह आरक्षण, जिस पर अभी बहस नहीं हो पाई जो होनी चाहिए। अब कुछ संगठनों के द्वारा यह बातें उठने लगी हैं कि आरक्षण कोटे को बढ़ाया जाए और भारत के कुछ राज्यों ने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया, सफल परीक्षण किया है और वहां किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति किसी भी समूहों के द्वारा नहीं हो रही है। तमिलनाडु इसका उदाहरण आपके सामने। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या कारण है कि राज्य के हाई कोर्ट और देश के सुप्रीम कोर्ट राज्यों के फैसले में टांग अड़ाते रहते हैं, उन फैसलों में जिसमें प्रतिनिधित्व देने की बात होती है। विशेषकर देखिए, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता जो है, यानी जो कमी है, इस पर भी एक बहस की जरूरत है। चाहे सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, न्यायपालिका हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे आपके जो है सीबीएसई हो, ये तमाम जगहों पर आपको ये देखना पड़ेगा। बैंकिंग का सेक्टर हो, अभी मैं निजी क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूं, या रेलवेज हो, या फिर आपके प्रशासनिक पदाधिकारियों का मामला हो, आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस इत्यादि जो क्लास 1 की नौकरियां होती हैं उसको देखेंगे। क्लास 2, 3 और 4 यानी कर्मचारी के जो आखिरी पायदान है 4th क्लास, वहां तक आप देखें। एक बार ईमानदारी से पूरे देश में राज्यवार जो है वो सर्वे अगर किया जाएगा तो आज भी आबादी के अनुपात में सर्वाधिक संख्या स्वर्णों की दिखती है, यानी अपर कास्ट की दिखती है। तो फिर क्या मजबूरी थी मौजूदा सरकार की कि उसने 10% आरक्षण और अधिक उसे दे दिया?
तो और फिर उससे बड़ी बात यह कि इसके विरोध में न तो अदालतों ने अपने मुंह को खोला और ना ही प्रभावी रूप से कोई भी राजनीतिक दल आवाज उठा पाए। क्या वोटों के लोभ में आप सत्य बोलने से अपने आप को रोके रखेंगे? कब तक आखिर ऐसा होगा कि वोट के कारण, वोट के भय से, डर से आप जो है सच बात, संवैधानिक शब्दों के प्रयोग से अपने आप को रोकेंगे? तो फिर देश में अराजकता बढ़ जाएगा। क्या कारण है कि आपने 54% आबादी वाले ओबीसी को 27% पर बांध रखा है और उन 27% में भी पूर्ण रूप से वो कोटा अभी नहीं मिल पाया है। यानी कि 3 दशकों के बाद भी, 3 दशकों के बाद भी वो कोटा नहीं मिल पाया है और अभी उसकी पूर्ति नहीं हुई है। आपको अदालतों पर मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि 2007 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नौकरियों में जो पदोन्नति की बात होती है उसमें आरक्षण की शुरुआत की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टांग अड़ाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस पक्ष को खारिज कर दिया। मेरा यह सवाल है कि जब मतलब नौकरियों में पदोन्नति की बात एक राज्य सरकार अगर कर रही है अपने राज्य में, तो हाईकोर्ट उसमें आ रहा है। लेकिन ये 10% आरक्षण जिसकी संविधान में कहीं कल्पना भी नहीं की गई है और वो बिल्कुल मैंने ये समझिए थोपा जा रहा है, ये इसको हम संवैधानिक कह ही नहीं सकते हैं। इस पर कोर्ट भी खामोश है। इसलिए खामोश है कि कोर्ट का भी कोटा आप जब न्यायपालिका का सर्वे करेंगे तो आप पाएंगे कि 80% स्वर्ण जातियों के लोग जो न्यायाधीश के रूप में वहां काम कर रहे हैं उनकी जनसंख्या 80% है। क्या आरक्षण का लाभ वंचित समूहों को मिला? मैं जवाब आप देंगे। क्या आरक्षण का जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ? जवाब आप देंगे। क्या आरक्षण का विरोध जिस प्रकार से हो रहा है, मतलब उन आरक्षणों का अब बंद हुआ है, उन आरक्षणों का जो कि आवश्यक आरक्षण था उसका विरोध जिस तरह से हो रहा था, क्या वो उचित था? ये भी जवाब आप देंगे। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या आज भी 49.5 का जो बंधन है उसको जब तोड़ दिया केंद्र सरकार ने, तो फिर सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों रही? और अगर चुप है तो तमाम उन राजनीतिक दलों को जो ओबीसी, एससी, एसटी की बात करते हैं, उनके अधिकार की बात करते हैं, उनको कोटा बढ़ाने की आवाज उठानी चाहिए। लेकिन यह आवाज कई जगहों से धीरे धीरे उठने लगी। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने आर्टिकल 341 के साथ साथ अब आर्टिकल 340 पर भी अपने मुंह को खोला है। और पिछले दिनों पटना में एक बड़े कार्यक्रम में मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमाल अशरफ राइन ने साफ शब्दों में सरकार से मांग किया है कि आरक्षण के कोटे को बढ़ाया जाए और ओबीसी में जो 27% पर रोका गया है उस बाइंडिंग को तोड़ा जाए और उस कोटे को आगे बढ़ाकर टोटल आरक्षण 80% किया जाए। मैं समझता हूं अगर ईमानदारी से बात की जाए तो आरक्षण 100% भी होना चाहिए, लेकिन ये किसी की हिम्मत नहीं है कहने की, इसलिए कि 100% पे 85 बनाम 15 की जो लड़ाई है उसकी कलई खुल जाएगी। लेकिन जो लोग 85 की बात करते हैं उनसे मेरा यह कहना है कि जब ये बातें उठी है तो इसको बल प्रदान कीजिए और 80% आरक्षण के कोटे को बढ़ाने के डिमांड को लेकर आप मैदान में आइए। लेकिन इसको बल प्रदान 2007 में जो उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश को खारिज किया गया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो तथ्य प्रस्तुत किया था वो ये किया था कि आपके पास एक मुकम्मल डेटा नहीं है। आज फिर वही तर्क सामने आया कि आपके पास जातिगत जनगणना नहीं है। तो यह सबसे बड़ी मांग सरकार से ये होनी चाहिए कि सबसे पहले देश के अंदर जातिगत जनगणना को सार्वजनिक किया जाए। और 2021 जनगणना का साल है साहब, इसलिए दर्शकों से विनती है, देश की सच्चाई आपसे अपील करती है कि आप जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, सामाजिक संगठनों में है, राजनीतिक दलों में है, सामाजिक संगठनों में है या किसी संगठन में न हो, समाज के एक हिस्सा जरूर हैं
आपको ये आवाज उठानी चाहिए कि 2021 का जनगणना जातिगत जनगणना हो और सरकार ये आंकड़ा पेश करे कि किसकी कितनी आबादी है, और फिर यह तय होगा जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी और भागीदारी। इस पर फिर देश में बहस शुरू होगी। फिलहाल इस बहस को ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने सही रूप से सामने ला दिया है और ऐसा लगता है कि अब इस पर बड़ी बहस की जरूरत आ पड़ी है कि क्या आरक्षण के कोटे को बढ़ाया जाना चाहिए, क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराया जा रहा है और क्यों जातिगत जनगणना से सरकार कन्नी काट रही है। देखें ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के उन कार्यक्रमों में अतिथियों ने, वक्ताओं ने क्या कहा, क्या विचार रखे।